Welcome to today's session, that is how to score good marks in जनरल अवेयरनेस सेशन। सो इस सेशन में हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस में किस तरह से हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई सेशंस में बताया है कि क्लर्क में इसका वेटेज होता है 40 मार्क्स, IBPS PO में इसका वेटेज होता है 50 मार्क्स एंड SBI PO की अगर हम बात करें तो इसका वेटेज होता है 16 मार्क्स। सो 60 मार्क्स मतलब ज़्यादातर अगर स्कोर हम कर सकते हैं तो जनरल अवेयरनेस में हम इजीली स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे सलीके से पढ़े तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहना ज़रूरी है हमारी, तभी हम ये 60 में से 50 या 40 हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो जैसे कि लीफ पैटर्न में, जो एग्जाम का लीफ पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस इन डायरेक्ट एंड थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजुअली लीफ पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा आता है कि पहले आपको करंट अफेयर्स की एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक लाइन दी जाएगी और उसके ऊपर आपको पूछा जाएगा वो एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। पहले जो ओल्ड पैटर्न था उसमें अक्सर ये होता था कि अगर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको पूछना है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछना है, तो वो डायरेक्टली पूछ लेते थे। लेकिन अब अगर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पाकिस्तान ने ADB से कई सारा लोन लेके रखा है, तो ये न्यूज आपको दी रहेगी। फिर पूछा जाएगा कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, या फिर उसके CMD कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे कि हमारी विकास सावंत एकेडमी की मैगजीन आपको मिल जाती है एवरी मंथ, लेकिन इसमें से आपको पढ़ाई कैसे करनी, हाँ और एक चीज, सोर्स कौन सा फॉलो करना है। ये कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है। तो ऑलमोस्ट सारे सोर्सेस में सेम न्यूज रहती है, सिर्फ थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इसीलिए आप किसी एक सोर्स पर आप स्टिक रहे तो ये बेटर होगा। अगर आप 10 सोर्सेस पढ़ोगे तो टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो जैसे कि मैं अपनी मैगजीन लाई हूँ विकास सावंत अकेडमी की, तो इसमें से मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपने पढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी कि हमने जो हमारा स्टार्टिंग जीके है उस पे पहले पकड़ बना लेंगे। जैसे हम क्वांट में करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने स्टार्टिंग जीके पर पहले पकड़ बना लेनी है। इसके बाद हमें आना है करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स क्या मंथली पढ़ा जाए या वीकली पढ़ा जाए या डेली पढ़ा जाए, ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का। तो अगर आप रेगुलरली मतलब डेली अगर आप पढ़ते हो, दैट इज मच बेटर, सो दैट आपको टाइम पर याद करने के लिए आप पर वर्कलोड नहीं होगा, क्योंकि प्री होने के बाद से 15 to 20 डेज की गैप रहती है प्री एंड मेंस में। तो तब आप क्वांट की प्रैक्टिस करोगे या रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे या जनरल अवेयरनेस, तो इसीलिए आप पहले से रेडी रखो। तो जैसे कि बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो है आपका ये बैंकिंग अवेयरनेस, स्पेशली करंट बैंकिंग से आपको स्टैटिक बैंकिंग भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर दिया है न्यूली लॉन्च्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि बाय RBI। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज दी जाएगी क्वेश्चन में आपको। उसके बाद बोला जाएगा कि RBI के जो गवर्नर है इन्होंने लॉन्च किया। तो स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर है वो कितने होते हैं, या RBI के डेप्यूटी गवर्नर्स का नाम बताएंगे। RBI के, या फिर पूछा जा सकता है RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, इसके 21 होते हैं। ओके, उसमें आपको सेग्रीगेशन भी पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, मैगजीन पढ़ते वक्त आप उसको हाईलाइट करके रखो, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास जी। तो इनका मैंने नाम हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो चाहे तो आप ये सॉफ्ट कॉपी में से भी पढ़ सकते हो या फिर हार्ड कॉपी में से भी पढ़ सकते हो। अगर मेरा सजेशन में दूं तो हार्ड कॉपी इज मच बेटर, सो दैट हम उसे लॉन्ग टर्म तक हम याद रख सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि ये पूरी न्यूज तो यहाँ पर दी है और मैंने हाईलाइट भी करके रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपको कॉपी में लिखना क्या है। तो RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 21, जिसमें आपको सेग्रीगेशन लिख के रखना है कि 9 जो है, 9 गवर्नर्स ये करते हैं RBI अपॉइंट, रिमेनिंग 12 करती है
गवर्नर ऑफ सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टोटल हो गए 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें से डिप्टी गवर्नर का नाम भी लिख के रखना है। अभी के जो गवर्नर है ये कौन से गवर्नर है, 25th गवर्नर, तो ये चीज आपने लिख के रखनी है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, जो कि 1937 में कोलकाता से आया है मुंबई में। तो ये चीजें आपने लिख के रखनी है आपकी कॉपी में। और इसके बाद क्या होगा, एक मंथ आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बहुत बोर हो जाओगे, लेकिन सेकेंड मंथ से आपकी कई सारी चीजें जो है ना वो याद हो जाएगी आपको। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, नोट डाउन करते हैं, तो कई सारी चीजें हमको ऐसे ही याद हो जाती है। तो आपको फिर हर एक चीज लिखनी नहीं पड़ेगी सेकेंड मंथ से, बस पहले मंथ में थोड़ा सा टफ होगा। इसके बाद अगर हम देखें सेकेंड न्यूज में, जैसे कि आरबीआई ने रिसेंटली 2.2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है इंडियन ओवरसीज बैंक पर। तो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या इंडियन ओवरसीज बैंक के सीएमडी कौन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेशंस में कि बैंक्स के, कभी से बैंक्स के जो सीएमडीज होते हैं वो अपॉइंट बैंक नहीं करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, रिकमेंड करती है। ठीक है, सो इसके सीएमडी का नाम पूछ सकते हैं, या इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, या इसकी टैगलाइन पूछ सकते हैं। तो अपने बैंक का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, सीएमडी ये सब लिख के रखें। ठीक है, उसके बाद आरबीआई ने ये पेनल्टी लगाई। पेनल्टी कितने की लगाई है ये भी पूछा जाता है। तो ये जो डेट्स या फिर डे सॉरी अमाउंट है, ये आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि 2 जून 2023 को ये जो पेनल्टी है ये इम्पोज की गई थी। ठीक है, तो जून 2 को ये पेनल्टी इम्पोज की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम ये न्यूज देखें, नीति लॉन्च यूपीआई कैश विड्रॉल फैसिलिटी एट एटीएम्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपने अब नोट डाउन क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर, उसके सीएमडी, उसकी टाइमलाइन। ठीक है, दूसरी चीज यूपीआई का फुल फॉर्म कई लोगों को पता नहीं होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपने लिख के रखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो विड्रॉल अमाउंट है उसकी लिमिट दी गई है 5,000। तो ये इसको बस हाईलाइट करना है आपने, इसको लिखना नहीं है, नोट डाउन नहीं करना है आपको। नोट डाउन सिर्फ वही चीज करनी है जो मैक्सिम में दी नहीं है, जो चीज ऑलरेडी दी है उसको बस हाईलाइट करो, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद जैसे कि निधि लॉन्च आर अद्यार अद्यार इजमी, ये कैंपेन लॉन्च की फेडरल बैंक ने। जैसे कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है कोची में, तो यही आपको लिख के रखना है। इसकी स्कीम भी लिख के रखनी है, इसकी टाइमलाइन लिख के रखनी है। ठीक है, और ये फीचर करते हैं 40 कंपेयरिंग स्टोरीज इस पंचलाइन से या इस कैंपेन से। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ IRDAI, एसबीआई लाइफ टू एक्वायर सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। जैसे कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है हमारे इंडिया में उसे रेगुलेट कर दिए IRDAI। ठीक है, तो IRDAI का हेडक्वार्टर लिख के रखना है, सीएमडी लिख के रखना है। उसके बाद एसबीआई लाइफ का जो हेडक्वार्टर है वो लिख कर रख दो। ठीक है, हो सकता है एसबीआई लाइफ का हेडक्वार्टर पूछे, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का हेडक्वार्टर पूछ ले, इसके सीएमडी पूछ ले, तो वो आपको याद रखना है। याद रखना है मीन्स लिख के भी रखना है, तभी वो चीज याद होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी बात बैंकिंग अवेयरनेस की। सिमिलरली किसी भी टॉपिक की न्यूज हो, चाहे नेशनल न्यूज हो, चाहे इंटरनेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज ये सेकेंड मोस्ट हॉट टॉपिक है मीन्स। और ऐसे जब आप लिख के रखोगे ना, तब आप इंटरव्यू में जब स्टैटिक बैंकिंग ज्यादा पूछा जाता है तब आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये नेशनल न्यूज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमओयू दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है विद बजाज फिनसर्व। ठीक है, तो इसमें जितना भी अमाउंट दिया है अथॉराइज 5,000 करोड़ रुपीज इन पुणे, तो ये आपको हाईलाइट करना है। लिख के क्या रखोगे आप बजाज फिनसर्व का हेडक्वार्टर, इसके सीएमडी। गॉट इट। अगर इसकी पंचलाइन है तो आप पंचलाइन भी लिख के रख सकते हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ये हो गई हमारी बात नेशनल न्यूज की। सिमिलरली सारी न्यूज में ऐसे ही करना है आपको। अब बात आती है डेज एंड थीम्स की। तो जैसे कि मैंने आपको सेशंस में भी बताया था कि अगर डेज एंड थीम्स की न्यूज में दिया एवरी ईयर, जैसे यहाँ पर दिया 14 जून को वर्ल्ड डोनर डे को ऑब्जर्व किया जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है एवरी ईयर, दैट मीन्स हर साल ये सेम डेट रहेगी। ठीक है, लेकिन कुछ डेट्स ऐसी होती है जो वैरी करती है, जैसे कि दिया जाता है कि सेकेंड थर्सडे ऑफ जून से थर्ड सैटरडे ऑफ जुलाई। तो ये हर साल एक ही तो डेट नहीं रहेगी, वैरी होती रहेगी।
तो इसलिए एवरी ईयर पे आपने ध्यान रखना है 14 जून को एवरी ईयर ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम भी आपने पढ़ के रखनी है। जब भी आप थीम पढ़ोगे तो यू मस्ट इंश्योर कि ये अभी की अपडेटेड थीम है या नहीं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे दी गई है क्विजेस, डेली क्विजेस दी गई है। तो जब आप पढ़ लेते हो ना, तो इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे हर दिन का आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, उसके बाद वीक में एक ऐसा डे डिसाइड करो जो भी आपको सही लगे उस डे पर। सपोज यूजुअली मैंने संडे रखा, तो संडे को आपने क्या करना है, वीक में पूरे वीक में जितनी भी न्यूज पढ़ी है उसको रिवाइज करो। संडे या कोई भी एक दिन ऐसा डिसाइड कर लो कि जिस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीक की रिवीजन करनी है। ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम जब डिटेल में लिखते हैं ना करंट अफेयर्स, तो इसी के साथ हमारा बैंकिंग गवर्नेंस भी हो जाता है और हमारा करंट अफेयर्स भी डीप में पढ़ना हो जाता है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो डीप में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग करने के लिए कहा था, ये इंग्लिश के लिए भी जरूरी है एंड करंट अफेयर्स के लिए भी। तो कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि मैम जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं मैगजीन से, तो क्या हमें फिर जरूरी है कि द हिंदू भी पढ़े? हाँ, द हिंदू भी जरूरी है, क्योंकि इसमें से तो हमारी इंग्लिश की जो रीडिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज भी पढ़नी हो रही है उसमें ही, मतलब 2 in 1 वाली सिचुएशन। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।